नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्लासिक हिंदी किताब की जो सफ़र करने के मायने ही बदल देती है। ये सिर्फ जगहों की कहानी नहीं है, बल्कि उन जगहों से गुजरते हुए खुद को पाने की एक यात्रा है। अच्छा, इस किताब को समझने के लिए सबसे पहले इसके टाइटल में जो शब्द है यायावर, उसे समझना होगा। यायावर सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं होता, वो एक घुमंतू है। एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान ही उसके सफ़र से बनती है, जो हमेशा चलता रहता है, हमेशा कुछ नया खोजता रहता है। और किताब का पूरा टाइटल तो जैसे एक कविता है, अरे यायावर रहेगा याद। ऐसा लगता है ना, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, एक वादा कर रहा हो कि ए घुमंतू, तुम्हारा सफर हमेशा याद रखा जाएगा। ये लाइन शुरू से ही एक अलग माहौल बना देती है। तो सवाल यह है कि इस यात्रा का ये यायावर आखिर है कौन? ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम सब अज्ञेय के नाम से जानते हैं। और उनकी अपनी शख्सियत भी उनके सफर की तरह ही कई परतों वाली और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स थी। जरा सोचिए, एक ही इंसान सैनिक भी है, क्रांतिकारी भी, विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाला साइंटिस्ट भी है, और एडिटर, नॉवेलिस्ट, राइटर तो हैं ही। उनके ये सारे अनुभव उनके लिखने के तरीके में एक गजब की गहराई लाते हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है कि अज्ञेय के सफर सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं थे। नहीं, इनके पीछे की वजह अलग अलग थीं। कभी तो वो एक सैनिक के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए सफर कर रहे थे, तो कभी उनके अंदर का साइंटिस्ट उन्हें कुछ खोजने के लिए खींच ले जाता था, और कभी कभी तो बस सेहत और सुकून की तलाश में वो पहाड़ों का रुख कर लेते थे। चलिए, अब इस किताब की आत्मा यानी इसकी फिलॉसफी की बात करते हैं। यही वो चीज़ है जो अरे यायावर रहेगा याद को किसी भी आम ट्रैवल गाइड से बिल्कुल जुदा बनाती है। ये किताब नक्शों और रास्तों से बहुत आगे की बात करती है। देखिए, एक टूरिस्ट गाइड क्या करता है? वो बताता है कि यहाँ जाना है, ये देखना है। उसका पूरा फोकस बाहर की दुनिया पर होता है, राइट? पर अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत वो अंदर की ओर ले जाता है। इसका फोकस इस बात पर है कि यात्री कैसा महसूस कर रहा है और ये सफर उसे अंदर से कैसे बदल रहा है। तो ये बाहरी नज़ारों से ज्यादा मन के नज़ारों की कहानी है। अज्ञेय खुद किताब की शुरुआत में ये बात साफ कर देते हैं। वो लिखते हैं कि इस किताब का असली किरदार कोई जगह नहीं, बल्कि खुद यात्री है। और सफ़र जितना लंबा और गहरा होता जाता है, यात्रा उतनी ही अंदरूनी होती चली जाती है। कितनी गहरी बातें हैं ना? ये एक और कमाल का आइडिया है कि सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है। अरे वो जो रास्ता है ना, जिस पर चल रहे हैं, वो रास्ता खुद भी तो उस सफ़र का एक हिस्सा है। मतलब प्रोसेस भी उतना ही ज़रूरी है जितनी की मंजिल। तो चलिए, अब फिलॉसफी से हटकर उन असल जगहों पर चलते हैं जहां अज्ञेय गए थे। उनका सफ़र उन्हें हिंदुस्तान के कुछ सबसे दिलचस्प और दूर दराज के कोनों तक ले गया। और देखिए, किताब का स्ट्रक्चर कितना मज़ेदार है। हर चैप्टर एक नया इलाका और एक नया नज़रिया दिखाता है। जैसे जब वो असम में हैं तो हमें एक सैनिक की नज़र मिलती है, जब वो जम्मू कश्मीर में हैं तो एक साइंटिस्ट की जिज्ञासा, और जब वो कुल्लू पहुंचते हैं तो एक साधक बन जाते हैं जो सुकून की तलाश में है। चलिए, कुल्लू पर जरा और बात करते हैं, जिसे अज्ञेय देवताओं का अंचल या वैली ऑफ द गॉड्स कहते हैं। ये नाम सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसके पीछे एक गहरा कल्चरल मतलब भी छिपा है। अज्ञेय बताते हैं कि कुल्लू के हर छोटे बड़े गांव का अपना एक देवता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो वो बताते हैं, वो ये है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में मानवता के पूर्वज मनु का इकलौता मंदिर वहीं पर है। सोचकर देखिए, उस जगह की आध्यात्मिक जड़ें कितनी गहरी होंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने दशक बीत जाने के बाद भी ये किताब क्यों लोगों को अपनी तरफ खींचती है? इसकी लेगेसी क्या है? चलिए समझते हैं कि ये वक्त की कसौटी पर कैसे खरी उतरी। ये किताब छपी थी 1953 में। ये वक्त बहुत खास है। भारत को आज़ाद हुए बस कुछ ही साल हुए थे और पूरा देश अपनी एक नई पहचान बना रहा था। ऐसे में अज्ञेय का ये सफ़र एक तरह से उस पूरे देश की आत्मखोज का एक निजी आईना था। और आखिर में सारी कहानी घूम फिरकर किताब के टाइटल पर ही आ जाती है, अरे यायावर रहेगा याद। ये एक वादा है, एक वादा कि सफ़र का जो अनुभव है वो कभी खत्म नहीं होता। वो हमारी यादों में बस जाता है, हमें अंदर से बदल देता है और हमेशा के लिए हमारा एक हिस्सा बन जाता है। तो चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। असल में एक सफ़र को यादगार क्या बनाता है? क्या वो जगहें हैं जहां हम जाते हैं, या वो लोग जिनसे हम मिलते हैं, या फिर जैसा अज्ञेय की बातों से लगता है वो अंदरूनी बदलाव है जो हम महसूस करते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।